में आते हैं तब आपका मैक्रो इकोनॉमी स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपका अप्लाइड पोर्शन हैज स्टार्टेड। तो उस अप्लाइड में यू मस्ट नो कि करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। जैसे कि इंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ आपको थ्योरेटिकल एंगल से ही नहीं पढ़ना, इसके साथ कुछ इनिशिएटिव्स है, कुछ सरकार ने योजनाएं निकाली हैं, सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, जैसे मेक इन इंडिया है, तो उसको आपको इसके साथ क्लब करके मेंस में यानी आपके एग्ज़ाम में आपको लिखना है। तो 1 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है, आज 7 जून हो चुकी है, ठीक है, काफ़ी कम दिन है बट बहुत है, सफिशिएंट है, ठीक है। आज इसमें भी 5 यूनिट है, यूनिट 1 चल रही है, यूनिट 1 यूनिट का आज सेकंड चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, कल फिर हम सेकंड यूनिट को शुरू करेंगे। मैं कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर कर पाऊँ और आपके PYQ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसका हम डिस्कस कर सके, बाकी सब्जेक्ट्स को भी ले सके, ठीक है। तो जैसा कि आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसके अंदर एक ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया, या फिर मैं ये बात कह सकती हूँ द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। और इसका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है ये किस तरीके से स्टार्ट हुआ, अगर ब्रिटिश के टाइम पे कैसे था, ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड क्या था, बिफोर क्या था, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसा रहा और अब इसका सिनेरियो किस तरीके से है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको इसमें यही आपको सारा कुछ पढ़ना है। इसके अंदर आपको जो छोटे छोटे लर्निंग एस्पेक्ट्स रहेंगे वो आपके सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रह सकते हैं, एंटरप्रेनर रह सकता है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप का सिग्निफिकेंस रह सकता है, ठीक है। पहले वाले चैप्टर में हमने समझा था ओवरऑल उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के, ठीक है। और अब हमारा चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से देखें, जब ब्रिटिश हमारे भारत में नहीं आई थी तो उस समय क्या था, उस समय जो भारत था मेनली इस भारत में शहर नहीं गांव थे, और गांव में लोग इतने टैलेंटेड हुआ करते थे कि जिसके जो गांव वाले थे वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, वो अपना व्यापार करा करते थे। जो कृषि प्रधान क्षेत्र आप सोचते हैं ना, भारत कृषि प्रधान कंट्री था, नहीं था। भारत एक मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण क्षेत्र के लिए जाना जाता था पूरे वर्ल्ड में। ईरान, इराक सब जगह हमारे बने हुए हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स थे वो वहाँ जाते थे। उस समय जो गाँव की अर्थव्यवस्था थी उसके अंदर फार्मर्स भी थे, आर्टिजन्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, और वो सारे लोग थे जो अपने अपने स्किल सेट से अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ा रहे थे, सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी बढ़ा रहे थे। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो था ये था एंटरप्रेनर का, उद्यमी का। उनके अंदर वो क्षमता थी कि वो न्यू स्किल सेट के साथ रिस्क बियर करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके, ठीक है। उस समय बार्टर इकोनॉमी भी था जिसके अंदर गुड्स कमोडिटीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ करती थी। मसालों का उद्योग बहुत चला था, नमक, नीडल्स का इतना ज़्यादा प्रोडक्शन था कि हमारे गांव के जो व्यापारी थे वो दूसरे देश में भी, दूसरे गांव में, विदेशों में बेचते थे। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपका ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हमारे हुनर को पहचाना, दे फियर्ड, वो डर गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे भारत का जो टेक्सटाइल जो छाया हुआ था फाइनल गुड से, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स पूरे विदेशों तक जाता था, ब्रिटेन ने उल्टी चाल कर दी। ब्रिटेन ने हमारे भारत को एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना के रख दिया और हमें इंपोर्टर बनाया फाइनल गुड्स का। फोर्सफुली हमारा भारत के जो लोग थे वो सिर्फ कच्चा माल बनाने तक ही रह गए, ठीक है। तो ये तो हमारा इंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही गिरता चला गया ब्रिटिश काल में। इनके इस तरीके से ट्रेड पॉलिसी से भारत के व्यापारी जो थे वो व्यापार उनका धीरे धीरे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे 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 गिरता चला गया, ठीक है। और पूरे बाजार भारत में छा गया ब्रिटिश गुड्स का। ये इस तरीके से था कि जिसने भारत के हैंडीक्राफ्ट्स को, जो विलेज गांव की इंडस्ट्रीज थी उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये सारा चीज़ चला ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ठीक है जी। अब आता है कि भारत में जब आज़ाद हुआ, जब भारत को आज़ादी मिली, तब एंटरप्रेन्योरशिप का विकास किस तरीके से हुआ। धीरे धीरे भारत में योजना आया, योजना आयोग आया, जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं।
धीरे 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 कोशिश की गई कि जो कृषि क्षेत्र है, क्योंकि उस समय ऐसा पीरियड था कि एग्रीकल्चर में 90% जो जनता की पॉपुलेशन थी वो इंगेज थी। उद्यमी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत के उद्यमी बहुत कम थे, सारे के सारे एग्रीकल्चर में जा चुके थे। तो धीरे धीरे इस तरीके से भारत सरकार को करना था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को धीरे धीरे पनपा जाए, कृषि क्षेत्र में भी विकास किया जाए, लेकिन धीरे धीरे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पूरी तरीके से डूब गया था उसको दोबारा से उभारा जाए। और धीरे धीरे सरकार करते 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 यहाँ तक पहुँची कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे सेक्टर्स को इन्वाइट किया गया, सर्विस सेक्टर को इन्वाइट किया गया, प्रोडक्ट के सेक्टर्स को, MSME सेक्टर को प्रमोट किया गया, माइक्रो मीडियम स्मॉल जो इंटरप्राइजेज हैं, और उसके साथ इतनी योजनाएं लगाई गई जिससे कि ट्रेनिंग प्रोग्राम, स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए वर्कर्स के लिए, कि जिससे हमारा भारत का विनिर्माण क्षेत्र फिर से उभर के आए और हमारे जो उसके अंदर GDP में ग्रोथ है वो भी दर्ज हो। तो हाल ही में उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हमारी टोटल पॉपुलेशन का जो मैं कह सकती हूँ जो एक चंक है वो अराउंड 24% है, ठीक है। और धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, GDP ग्रोथ भी उसमें दर्ज हो रही है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट विद दिस टाइम डेफिनेटली इट विल इम्प्रूव्ड, ठीक है, इट विल बी इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो धीरे धीरे ये हुआ। फिर खासकर हमारा मुख्य नया टर्न हुआ 1990s में, जब 1991 में LPG मॉडल आता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तब भारत सरकार ने अंडर द प्रेशर ऑफ दिस कंडीशन विच इज़ इम्पोज्ड बाय IMF कि भाई आपको अपने भारत में इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना है, व्यापार को बढ़ाना है, कैपिटलिज्म की तरफ जाना है। तो धीरे धीरे हमारे भारत में जो लाइसेंस था वो डी लाइसेंस किया गया, क्योंकि व्यापार करने के लिए जो अड़चने आती हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी है, आपको हर विंडो में जाना है। तो धीरे धीरे रोड मैप बनाया गया, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आया, उसके अंदर 4 पिलर्स रखे गए कि भैया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे लाइसेंस को हटा दिया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, फ्रीडम दिया जाएगा ताकि वो अपने व्यापार को अपने तरीके से चला सके। क्योंकि देखो व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार उत्पन्न होंगे, रोजगार उत्पन्न होंगे तो जिससे पूरे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, गरीबी घटेगी, पूरे विदेशों में हमारा नाम होगा। तो उसके लिए व्यापार का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मेक इन इंडिया कंसेप्ट को जोरों शोरों से प्रमोट किया गया और आज भी किया जा रहा है। न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी किया गया कि भाई अगर इंडस्ट्री की ग्रोथ करनी है तो एक ऐसा फैसिलिटेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि उनका जितना व्यापार में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, हर्डल्स आ रहे हैं, उसको रोका जाए, उसको ख़त्म किया जाए, जिससे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए, बड़े से बड़े टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न स्पीड कम्युनिकेशन के साथ सेटअप किया गया, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट को इंटीग्रेट किया गया, वेयर हाउसिंग को प्रमोट किया गया, अपग्रेड किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्रियल क्लस्टर में। फिर उसके बाद कुछ नए सेक्टर्स को भी इंक्लूड किया मैन्युफैक्चरिंग में। मेक इन इंडिया ने आइडेंटिफाई किया 25 नए सेक्टर्स को, जिसमें आपका सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड आया, आपका प्रोडक्शन भी, आपका गुड्स इंडस्ट्री का भी आया, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरेक्टिव वेब पोर्टल्स, प्रोफेशनली डेवलप्ड ब्रोशर्स खोले गए। न्यू माइंडसेट। इतना ही नहीं, सरकार ने डिफरेंट नई इंडस्ट्रीज के साथ अपना जो रिसर्च शेयर था वो किया, फैसिलिटेटर की तरह काम किया सरकार ने इंटरप्रेनर के साथ, ना कि रेगुलेटर की तरह। इसीलिए धीरे धीरे प्रोग्रेसिव प्लान्स के साथ भारत जो है, भारत का जो इंटरप्रेनरशिप है वो आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया आ रहा है, स्टार्टअप को बहुत प्रमोट किया गया, स्टार्टअप को टैक्स ब्रैकेट में बहुत रिड्यूस किया गया और कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया ताकि प्रॉफिट पे जो टैक्स कंपनीज चुकाती हैं भारी भरकम में वो कम हो, जिससे कि उनके पास प्रॉफिट का शेयरिंग ज़्यादा बचे, वो अपना दोबारा से इन्वेस्ट करे, बिजनेस का एक्सपेंशन हो सके, एम्प्लॉयमेंट मोर जनरेट हो सके, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स हैं कि आज भी हमारा बेरोज़गारी की समस्या पूर्ण रूप से
कम जो है वो निपटारा नहीं हो पाई है। खैर ये एक अलग पार्ट है, बट सरकार ने अपनी पूरी कोशिश कर रही है स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। ऑनलाइन एजुकेशन, स्टडी IQ है, आपका अनअकैडमी है, हम जैसे यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे व्यापार बढ़ ही रहा है ना। उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नेशन वाइड किए करना, और जो भी जितनी भी आपकी ये पेमेंट है वो मोड को डिजिटाइज कर देना, ताकि पेमेंट के हिसाब से भी व्यापार रुके ना। GST लागू किया ताकि टैक्स का जो भी इशू आ रहा है स्टेट टू स्टेट वो भी एक कॉमन किया गया, ताकि कंपनीज को और भी ज़्यादा टैक्स जो एक प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो रिड्यूस हो सके, उसका सामना कंपनीज को ना करना पड़े, खासकर जो स्टार्टअप है। ठीक है, मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव था उसका पर्पस क्या क्या था? इनोवेशन को फोस्टर करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना, इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जो वैलिडिटी है उसको और एक्सटेंड कर देना कि भैया वो बार बार लाइसेंस लेने ना आए, उनका टाइम वेस्ट ना हो, सिंगल विंडो कर देना, और जो ITR फाइल करना है उसको भी वन टाइम कर देना, ताकि स्टार्टअप बहुत बिना किसी हर्डल्स के अपने काम को आगे बढ़ाए। मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया है ना, जिससे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और आगे बढ़े और स्टार्टअप और जो व्यापार है उसको आगे प्रमोट करे। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी को क्रिएट किया गया ताकि वो कोऑर्डिनेट करे जितने भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। ठीक है, तो ये सारी नए इनिशिएटिव्स हैं जो आपको क्लब करके अपने आंसर में लिखना होगा। ठीक है, चलिए ये ख़त्म होता है। उसके बाद आपका आता है डायमेंशंस की बात करें तो ये एक वन टाइम ऐसा नहीं है, इट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस जिसके अंदर नया वेंचर को सेटल करना है, सेटअप करना है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसके अंदर डेफिनेटली कुछ डायमेंशंस होंगे। जैसे पहला डायमेंशन आता है स्ट्रैटेजिक ओरिएंटेशन, यानी कि आपको एज अ एंटरप्रेनर सबसे पहला जो मेन काम है, यू हैव टू फोकस ऑन एन अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी आपने चूज़ करी है, आपका कमिटमेंट होना चाहिए कि उस अपॉर्चुनिटी को आप कन्वर्ट कर सके अपने सक्सेस के साथ। कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आपको ये भी श्योर होना पड़ेगा आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है टू कन्वर्ट दिस अपॉर्चुनिटी इनटू आउटकम। उसके बाद रिसोर्स कंट्रोल, यू मस्ट बी हैव दैट एबिलिटी टू वाइजली यूटिलाइज योर रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए एज एन एंटरप्रेनर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इमरजेंस को ऑफ एंटरप्रेनरशिप? यस, आप एंटरप्रेनरशिप या फिर एंटरप्रेनर के पाथ पे क्या क्या फैक्टर्स है जो हर्डल्स पैदा करते हैं? सबसे पहले इकोनॉमिक कंडीशन, आपके पास कैपिटल होना चाहिए, इसीलिए सरकार ने सीड कैपिटल को प्रमोट किया, वेंचर एंजल इन्वेस्टर्स को प्रमोट किया, वेंचर कैपिटलिस्ट को प्रमोट किया, ताकि वो सब आपको फंड दे सके। पैसा सबसे पहले चाहिए, फिर लेबर है, उसके बाद रॉ मटेरियल है, मार्केट है। सोशल फैक्टर्स काफ़ी ऐसे होते हैं जो एंटरप्रेनरशिप को रोकते हैं। जैसे कई बार आज भी ऐसा है कि इस बिज़नेस को वैल्यू नहीं देती, हमारा भारत में समाज में वैल्यू नहीं देते। अरे आप अपना काम कर रहे हैं, गलत, ये तो इसमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, कब पैसा आएगा, कब प्रॉफिट आएगा, इस कर को ऐसा ऐसा बोल बोल के डीमोटिवेट कर दिया जाता है एंटरप्रेनर को। उसके बाद सोशल मोबिलिटी हमारे भारत में नहीं है, क्योंकि जब एंटरप्रेनर बनते हो तो यू नीड अ डिग्री ऑफ मोबिलिटी, आपको यहाँ से वहाँ जाना है, आपकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं क्रिएट करते हैं हर्डल्स इन द पाथ ऑफ एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट इन योर कंट्री। साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कहीं ना कहीं जो इसको एक हर्डल पैदा करता है, क्योंकि एंटरप्रेनर एक ऐसा रोल है, एक ऐसा काम है जिसमें इंसान को पेशेंस भी रखना है कि भैया धीरे धीरे इनकम स्टार्ट होगी। लेकिन इतना प्रेशर होता है, सोशल स्टिग्मा इतना होता है कि साइकोलॉजिकली भी वो टेंशन, जो सेटिस्फेक्शन है वो उतना हो नहीं पाता है। गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंस, कभी सरकार स्टेबल नहीं है, कभी सरकार जो है इन्फ्लुएंस कर रही है, ऐसे फैक्टर्स जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हर्डल्स पैदा कर रहे हैं या कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये भी कहीं ना कहीं वो फैक्टर्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से इम्पैक्ट करती है। ये फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स है,
टेक्निकल नॉलेज, एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग होनी, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट होना, फैमिली बिजनेस, वो भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपके लोकल मैन पावर कितनी स्ट्रांग है, अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेज, ये वो बैरियर्स हैं जो आपके पास नहीं है, जैसे कि मार्केट नॉलेज नहीं होना, आप काम जानते हैं लेकिन बेच नहीं पा रहे क्योंकि आपके पास मार्केट नॉलेज नहीं है। सोशल स्टिग्मा इज़ देयर, डिस्ट्रैक्शन इज़ ऑल्सो देयर, प्रेशर है फैमिली का, टाइम का प्रेशर है, कब पैसा आएगा, कब सक्सेस मिलेगी, ये सारी चीज़ें। स्मॉल बिजनेस एज अ सीड बैट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब छोटे छोटे उद्योग ऐसे हैं जिसमें सिंपल टेक्नोलॉजी और लो इन्वेस्टमेंट है, उसको प्रमोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो प्रमोट होने से आपके रिसोर्सेज भी कम लगेंगे, आप पे प्रेशर भी कम होगा, आप उसको छोटे से बड़े रूप तक लेके जा सकते हैं। इसीलिए सरकार स्मॉल एंटरप्राइजेस को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस समझती है पूरे इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग में, और उसको प्रमोट भी करती है स्मॉल सेक्टर्स को। उसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी निकाली हैं, जिससे कि जो छोटे छोटे लोग जिनका स्मॉल एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, वो ये स्मॉल सेक्टर को लेकर अपना व्यापार, अपना एंटरप्रेन्योर करियर बना सकते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हो गए। उसके बाद आपका आता है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यस, अगर एंटरप्रेनर्स अपना रोल बढ़ाएंगे, अपना व्यापार करेंगे, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा, ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, इनोवेशन आएगा, टेक्नोलॉजी का विकास होगा, नए नए एवेन्यूज़ ऑफ बिजनेस के इस्टेब्लिश होंगे, तरह तरह की जॉब जो है वो सारी क्रिएट होंगी। तो ये सारे फ़ायदे होंगे एंटरप्रेन्योरशिप से पूरे ऑल ओवर आपकी देश की इकोनॉमी में। पीटर ड्रकर जो फेमस थिंकर है, उनका कहना है एंटरप्रेनर ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज, रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो एंटरप्रेनर्स का बहुत बड़ा रोल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉमर्शियल इंट्रोडक्शन ऑफ मैनी न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड फॉर ओपनिंग न्यू मार्केट्स। तो जब तक एंटरप्रेनर्स नहीं डेवलप होंगे तब तक नई मार्केट का क्रिएशन नहीं होगा। इसलिए एंटरप्रेनरशिप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द चेंजिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। तो ये सारे वो फैक्टर्स हैं। ठीक है, एंटरप्रेनरशिप का हमने रोल समझ लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ में रोल क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, व्यापारी जब बिजनेस करेगा उसको फ़ायदा होगा, उस कैपिटल से वो दोबारा निवेश करेगा, दोबारा प्रॉफिट होगा, फर्दर इसी तरीके से जो एक्सपेंशन है बिजनेस का वो आगे दूर तरीके से फैलेगा। ये रीजनल डेवलपमेंट को भी बैलेंस करेगा, ये नहीं कि सिर्फ गुजरात ही विकास में है, बिहार नहीं, दोनों जगह में ही विकास होगा जब वो फैलेगा, एक्सपेंड होगा। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर भी रिड्यूस होगा, किसी एक राज्य में नहीं, सभी राज्य को पावरफुल बनाना इकोनॉमिकली, ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो ये वो सारे फ़ायदे हैं जिसका फ़ायदा होगा हमारे एंटरप्रेन्योरशिप से, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगा, कंट्री का एक्सपोर्ट ट्रेड बढ़ेगा, हम दूसरे देशों को भी बेचेंगे अपना सामान, और बैकवर्डनेस कम होगा, फॉरवर्ड लिंकेज बढ़ेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन लेक्चर ऑफ दिस यूनिट। फर्स्ट यूनिट का आज यहीं ख़त्म करते हैं, कल हम सेकंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। ट्राई करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर हम ख़त्म कर पाएँ वन शॉट में। टिल देन गुड लक, अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए, ऑल द बेस्ट, एंड प्लीज़ and last, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubts or your suggestions, you can write in the comment box. I will definitely reply to you. All the best.